Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about passive euthanasia. This topic is useful from GS Paper 1 Indian Society, GS Paper 2 Indian Polity, as well as useful for GS Paper 4 Ethics and Integrity. तो ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, it has been published in context of the recent horrific case that we all witnessed in Kolkata, the rape and murder case of a doctor. तो इसी context में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि this article tries to draw a parallel between the incident that has happened recently in Kolkata and an incident that had happened way back in 1973, जिसको अरुणा सोनबर्ग इंसिडेंट या अरुणा सोनबर्ग केस कहते हैं। उस टाइम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था when Aruna Sonbag, who was a nurse in KEM Hospital, Mumbai, was attacked by a co-worker, a sweeper rather, in or during her work shift. तो she was attacked brutally और इस तरीके से उनके ऊपर अटैक हुआ कि she went into a kind of vegetative state. Vegetative state वैसा स्टेट होता है जहाँ पे इंसान का ब्रेन इस तरीके से डैमेज हो जाता है कि फिर वो आसपास के जो भी इवेंट्स हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। वो समझता है द इंडिविजुअल रिमेन्स अवेक बट इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई और द इवेंट्स हैपनिंग इन सराउंडिंग, and the person is also not capable of performing basic natural actions important for survival. So in short you can say कि Aruna Sonbag after this attack way back in 1973 she went into vegetative state and उसके बाद से she has been taken care by the hospital staffs only. जो KEM हॉस्पिटल जहाँ पे ये दुर्घटना हुई वहाँ पे फिर एक रूम उनके लिए डेडिकेट कर दिया गया और वहाँ की जो भी नर्सेज हैं उन्होंने अरुणा सोनबर्ग की खूब सारी सेवा की, उनको जितना हो सका उतना उनको हेल्प करने की, उनके हेल्थ को सस्टेन करने की कोशिश की एंड सी remained alive for about 4 decades after this incident. 1973 में ये इंसिडेंट हुआ और बिकॉज ऑफ द compassion shown by the fellow हॉस्पिटल वर्कर्स अरुणा सोनबर्ग जी 2015 तक जिंदा रही। सी पास्ट अवे इन 2015 बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया। तो लगभग 42 ईयर्स सी कंटिन्यूड इन सच वेजिटेटिव स्टेट ओनली। और ये अरुणा सोनबर्ग जी का जो केस है ये मौजूदा टाइम में वापस से इसलिए डिस्कशन में आया क्योंकि कोलकाता में ऐसी घटना हुई है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा कि आज भी हमारा समाज बहुत रेग्रेसिव है और हम लोग 50 साल पहले की जो घटनाएं हैं वो आज भी हो रही हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी परसिस्ट्स। और हमें अभी काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करना है बिफोर वी कैन से कि आवर सोसाइटी हैज़ बिकम इक्विटेबल। साथ ही साथ CGI साहब ने ये भी कहा कि जो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स हैं खासकर हॉस्पिटल्स, वहाँ पे विमेन के अगेंस्ट स्टिग्मेटाइजेशन अभी भी थोड़ा ज़्यादा है और उसको हमें डील करने की ज़रूरत है। बट फिर से हम करंट आर्टिकल पे आते हैं। अरुणा सोनबर्ग जी का जो केस है इसको लेकर के फिर एक भारत में एक चर्चा उठ पड़ी थी रिगार्डिंग यूथेनेसिया। यूथेनेसिया में अगर एटिमोलॉजिकली देखा जाए यानी कि वर्ड का सीधा सीधा मतलब अगर देखा जाए तो EU मतलब होता है गुड एंड थैनेटा मतलब होता है डेथ। तो यूथेनेसिया एज अ वर्ड मीन्स गुड डेथ। तो अरुणा सोनबर्ग जी का केस को लेकर के 2011 में एक बहस शुरू हो गई कि हमें यूथेनेसिया को लेकर के एक प्रॉपर नियम बनाना चाहिए। यूथेनेसिया जैसा कि मैंने आपको कहा इट कैन बी सिंपली कॉल्ड एज गुड डेथ, दूसरे शब्दों में इसको कहा जा सकता है असिस्टेड डाइंग। It's a process of allowing painless killing of a patient who is suffering from incurable and painful disease. उसको यूथेनेसिया परमिट किया जाना चाहिए ऑन एथिकल ग्राउंड्स। ये चर्चा शुरू हुई भारत के अंदर 2010-2011 में
लेकिन ये चर्चा के पीछे मेन कारण अरुणा सोनबॉग जी का केस ही था. सी हैड बीन इन अ वेजिटेटिव स्टेट फॉर अबाउट 3 to 4 डिकेड्स बाय देन, 2011 तक. तो अरुणा सोनबॉग जी के केस को ही बेसिस बना करके फिर यूथनेसिया को लेकर के चर्चा होनी शुरू हुई हमारे देश के अंदर कि यूथनेसिया अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट सेटल्ड द डिस्प्यूट बाय सेइंग कि हमारे देश के अंदर पैसिव यूथनेसिया शुड बी अलाउड, नॉट एक्टिव यूथनेसिया. तो ये दो तरीके हैं यूथनेसिया के, दोनों में थोड़ा सा अंतर है. पैसिव यूथनेसिया सिंपली मीन्स कि जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ऑक्सीजन वगैरह या फिर जो बेसिक मेडिसिन सप्लाई किया जाता है, उसको विड्रॉ कर लिया जाए, और उसके विड्रॉ करते ही अगर पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है तो फिर दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ नेचुरल डेथ ओनली. इस तरीके के यूथनेसिया को कहा जाएगा पैसिव यूथनेसिया. जबकि एक्टिव यूथनेसिया थोड़ा अलग है. एक्टिव यूथनेसिया में कुछ लीथल इंजेक्शन वगैरह दे करके, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके पेशेंट को हेल्प किया जाता है कि वो डेथ को अटेन कर ले. तो ये जो इमेज है वो एक्टिव यूथनेसिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो इमेज है वो पैसिव यूथनेसिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको विड्रॉ कर लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में हमारे देश के अंदर यूथनेसिया पे बहस सुनने के बाद परमिट किया कि पैसिव यूथनेसिया शुड बी अलाउड. लेकिन पैसिव यूथनेसिया के लिए भी कई सारे स्ट्रिंजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. कि पैसिव यूथनेसिया के लिए सबसे पहले तो कंसेंट आना चाहिए पेशेंट की तरफ से, या तो फिर अगर पेशेंट कंडीशन में नहीं है तो इस कंसेंट को देने के तो फिर उनके फैमिली के तरफ से ये कंसेंट आना चाहिए. बट सिर्फ पेशेंट या फैमिली के कंसेंट से पैसिव यूथनेसिया परमिट नहीं किया जाएगा. केस बाय केस बेसिस में हाई कोर्ट शुड परमिट पैसिव यूथनेसिया एंड देन ओनली पैसिव यूथनेसिया कुड बी परफॉर्म्ड. तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर यूथनेसिया तो परमिटेड है बट इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैनर. पैसिव यूथनेसिया एंड दैट टू परमिशन केस बाय केस बेसिस. क्यों इतना रेस्ट्रिक्शन है यूथनेसिया को लेकर के, क्या बहस है यूथनेसिया को लेकर के, वो भी जरा देखते हैं. तो एथिक्स पेपर में यूथनेसिया पे अलग से प्रश्न आ सकता है, एस्से में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कोई ऐसे टॉपिक. तो जो लोग भी यूथनेसिया के फेवर में आर्ग्यूमेंट देते हैं, और खासकर जो एक्टिव यूथनेसिया है उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करने के बाद भी दे विल नॉट डाई, बट उनकी जो कंडीशन है वो काफी मिजरेबल है. ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव यूथनेसिया कि हमें एक पेनलेस डेथ का हक होना चाहिए. तो देर इज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एक्टिव यूथनेसिया ऑल्सो. देखिए पैसिव यूथनेसिया तो काफी हद तक हमने देखा कि इसको नेचुरल डेथ से इक्वेट किया जा सकता है कि आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लिया गया तो डेथ हो गई. भारत के अंदर पैसिव यूथनेसिया ही परमिटेड है. लेकिन कई सारे लोग आर्ग्यूमेंट रेज करते हैं इन फेवर ऑफ एक्टिव यूथनेसिया ऑल्सो. एक्टिव यूथनेसिया के फेवर में जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो है रिगार्डिंग डिग्निटी. देखिए आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी. इसको अगर लॉजिकली एक्सटेंड कर दिया जाए तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी विल ऑटोमेटिकली लीड टू राइट टू डाई विथ डिग्निटी. अभी कभी कभार लाइफ बिकम्स मोर पेनफुल देन डेथ इटसेल्फ. एक टीवी सीरीज है, काफी पॉपुलर टीवी सीरीज है पीकी ब्लाइंडर, उसका एक बड़ा फेमस सा कोट है, आपने कभी सुना हो तो, समटाइम्स डेथ इज काइंडनेस. तो थॉमस सेल्बी अपने घोड़े को मार देता है क्योंकि हिज हॉर्स इज सफरिंग फ्रॉम सम इनक्यूरेबल पेनफुल डिजीज. तो कम कभी कभार कैसा होता है कि आप कभी पेनफुल मिजरेबल बीमारी से कोई इंसान अगर जूझ रहा हो तो उसको लगता है कि ये मेरी डिग्निटी के फेवर में होगा कि इफ आई एम अलाउड टू हैव अ डेथ, dignified death, that too in painless manner. So those who are in favor of active euthanasia, they argue that active euthanasia must be allowed in order to ensure dignity of an individual. Freedom of choice का भी मामला है, my life, my choice. So ultimate choice about my life, whether I need to sustain it or not, should also retain with myself. ये एक आइडिया है. ह्यूमेन, कभी कभार इंसान जब इतना सफर कर रहा है तो इंसानियत के नाते भी उसको सफरिंग से एलिविएट कराना, उसको रिलीव्स कराना, ये जस्टिफाइड हो जाता है. साथ ही साथ लिमिट द ग्रीफ ऑफ लव्ड वंस.
कभी कभार जब इंसान इनक्यूरेबल बीमारी से जूझ रहा होता है, उस केस में जो उसके आसपास के फैमिली मेंबर्स, जो लव्ड वंस हैं, उनकी भी परेशानियां, ग्रीफ काफी बढ़ जाती है, और वो काफी लंबे समय तक एलोंगेट होगी, सस्टेन होगी, अगर वो इंसान काफी पेनफुल तरीके से अपने लाइफ को स्ट्रगल कर रहा है, पेनफुल तरीके से लाइफ को सस्टेन कर रहा है। थोड़ी तकलीफ होगी जब एक्टिव यूथनेसिया किया जाएगा, बट एटलीस्ट इट विल शॉर्टन द ग्रीफ टाइम पीरियड। क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए, लाइफ का मतलब सिर्फ सर्वाइवल तो नहीं होना चाहिए, लाइफ का मतलब एक क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। और जब एक इंसान इनक्यूरेबल डिजीज से गुजर रहा हो, तो उसको कभी कभार, in order to do justice with that individual, when the person is not having quality of life, should be allowed to have a painless death rather than having a physical and emotional pain of illness. तो ये सब arguments हैं in favor of active euthanasia, बट क्रिटिसिज्म भी है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एक्टिव यूथनेसिया भी है। एक आर्गुमेंट है कि इस बात की क्या गारंटी है कि द पर्सन कैन नॉट बी रिवाइव्ड इन फ्यूचर। सम मेडिकल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू कि मेडिकल साइंस कभी भी किसी भी इंसान को पूरी तरीके से ये नहीं डिक्लेयर कर सकता कि अब ये इंसान बियॉन्ड रिकवरी है, इनक्यूरेबल है। इसी पे मूवी बनी थी वो मुन्ना भाई एमबीबीएस, जहाँ पे वो आनंद भाई को मुन्ना भाई कहता है कि हम लोग इनको रिवाइव करेंगे, जब वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, और सब लोग उसको सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं कि सब्जेक्ट को कुछ भी महसूस नहीं होता। तो देयर आर सम एक्सपर्ट्स एंड हाईली क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट्स हु से कि चाहे कितनी भी साइंस तरक्की कर ले, बट साइंस कभी भी किसी भी इंसान को पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता कि ये इनक्यूरेबल है। क्योर तो हो सकता है, सो वी शुड नेवर गिव अप ऑन होप। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। अगर एक बार एक्टिव यूथनेसिया परमिट कर दिया गया, तो कई सारे चांसेस हैं, केसेस हो सकते हैं मिसयूज के, क्योंकि ऑर्गन स्मगलिंग वाले लोग, ये लोग तो इसी फिराक में रहेंगे कि कैसे भी पैसा दे करके किसी को, जो आदमी मजबूर है, गरीब है, उसको बोले कि तुम एक्टिव यूथनेसिया प्रैक्टिस कर लो और बाद में तुम्हारा ऑर्गन हम लोग लेकर के और उसको मार्केट में सेल कर देंगे। गरीबी से और एक्टिव यूथनेसिया अगर दोनों चीजें एक साथ ला दी जाए, तो कई सारे मिसयूज के केसेस या चांसेस बन सकते हैं। रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। देखिए, कई सारे रिलीजन का मानना है, इनफैक्ट लगभग सारे ही रिलीजन का ऐसा मानना है, अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो, खासकर जैनिज्म वगैरह को, जहाँ पे संलेखन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बॉडी को एक तरीके से हिंड्रेंस की तरह देखा गया इन अटेनिंग नॉलेज। ये जैनिज्म के अंदर देखा गया है संलेखन में, आपने पढ़ा होगा जरूर बेसिक हिस्ट्री पढ़ने के दौरान। बाकी ज़्यादातर रिलीजन के अंदर लाइफ को एक गिफ्ट की तरह देखा गया है बाय द ऑलमाइटी, सम नेचुरल फोर्स। तो जब लाइफ को उस नेचुरल फोर्स ने, हाईएस्ट फोर्स ने हमें गिफ्ट की तरह दिया है, तो नो वन इज जस्टिफाइड, रिलीजियसली एथिकली जस्टिफाइड इन टेकिंग इट अवे। तो इस तरीके से भी क्रिटिसाइज किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव यूथनेसिया को। इसी ग्राउंड पे, ये रिलीजियस वाले ग्राउंड पे ही कैपिटल पनिशमेंट को भी कभी कभार क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपको किसी का जान लेने का हक नहीं है, बिकॉज द लाइफ हैज बीन गिवन बाय द हायर फोर्स, सो ओनली द हायर फोर्स इज एंटाइटल्ड टू टेक अवे लाइफ। इसके अलावा पेशेंट मेंटल कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो एन इशू। हम लोग कह तो रहे हैं कि पेशेंट के कंसेंट से ही यूथनेसिया प्रैक्टिस की जानी चाहिए, लेकिन कंसेंट देने के लिए इंसान अपने पूरे मेंटल कैपेसिटी में हो, तभी जाकर के उसका कंसेंट का कोई मीनिंग है। और मेंटल कैपेसिटी या मेंटल कॉम्पिटेंस एक सब्जेक्टिव आइडिया। कभी इंसान बहुत गुस्से में हो, जीवन को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड हो, काफ़ी इमोशनल हो, उस टाइम में भी आप नहीं कहेंगे कि द पर्सन इज इन बेस्ट ऑफ हिज बेस्ट मेंटल कैपेसिटी, और वहाँ पे आप उससे यूथनेसिया के लिए परमिशन ले लेते हैं, कंसेंट ले लेते हैं, तो दैट वोंट बी अ जस्टिफाइड अप्रोच। तो ये सब कारणों से यूथनेसिया के अगेंस्ट में भी खूब सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। जीएस पेपर 4 एथिक्स में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्टिव यूथनेसिया एंड व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद दिस प्रैक्टिस। तो आपको एथिकल कंसर्न्स, क्या क्या इश्यूज हैं, उसको प्रोज एंड कॉन्स, हर एक इश्यूज में प्रोज एंड कॉन्स अगर आप लिख पाए तो आपका आंसर अच्छा हो पाएगा। आप कोशिश कीजिए एथिक्स पर्सपेक्टिव से इस आंसर को लिखने की। बाकी तो मैंने हिंट्स नहीं रखा है, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट। The next topic is about unified pension scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। पेंशन को लेकर के या पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ है हमारे देश में, पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्सी चल रही थी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने
1 जनवरी 2004 से पेंशन के नियम बदल दिए थे। उसके पहले जो पेंशन स्कीम हुआ करता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका ऑफिशियली नाम था पे एज यू गो स्कीम। उसके हिसाब से क्या होता था कि जो रिटायर होने वाले एम्प्लॉय की सैलरी होती थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसका 50% उस एम्प्लॉय को पेंशन के तौर पे मिलता था। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के टाइम में एक एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपए, तो फिर अब पेंशन होगा 50,000 रुपए, और हर साल 3% या ऐसे कुछ हाइक भी दिया जाएगा। दैट वाज ओल्ड पेंशन स्कीम यूज्ड बिफोर 1 जनवरी 2004। 2004 से पहले जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए उनके लिए होता था ओल्ड पेंशन स्कीम, या 2004 से पहले जिन एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके लिए था ओल्ड पेंशन स्कीम। अब क्या हुआ, 1 जनवरी 2004 के बाद से जिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया उनके लिए पेंशन के नए तरीके ला दिए भारत सरकार ने, जिसको कहा गया नेशनल पेंशन स्कीम, शॉर्ट में कहते हैं एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम को कई दफा लोग कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, वो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, बट उसका टेक्निकल नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में चीजें काफी अलग हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जनवरी 2004 और लेटर डेट। इसमें एम्प्लॉय को अपना जो भी हर मंथली सैलरी है उसमें से 10% ऑफ द बेसिक पे कंट्रीब्यूट करना होता है टुवर्ड्स अ पेंशन फंड, और लगभग उसके सैलरी के बेसिक सैलरी का 14% भारत सरकार कंट्रीब्यूट करती है, और इस तरीके से पैसा हर महीने इकट्ठा होता रहता है एक पेंशन फंड में ड्यूरिंग द जॉब ओनली। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसका नाम था पे एज यू गो स्कीम, के अंतर्गत सरकार अपने तरफ से पेंशन देती थी एम्प्लॉय को, उसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। लेकिन ये जो नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया फॉर एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 1 जनवरी 2004 और लेटर डेट, उसमें अब जॉब के दौरान ही एम्प्लॉयज को अपने सैलरी का बेसिक पे का 10% एक पेंशन फंड में जमा करना होता था, और भारत सरकार बेसिक पे का 14% उनके पेंशन फंड में जमा करती रहती, और इस तरीके से पेंशन फंड में पैसा जमा होता है, और रिटायरमेंट के टाइम में उस पेंशन फंड का एक ठीक ठाक सा अमाउंट, एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है रिटायरी एम्प्लॉय को आज वन टाइम पेमेंट, और बाकी का जो पैसा है वो इस तरीके से दिया जाता है ताकि वो मंथली पेंशन के फॉर्म में उस एम्प्लॉय के, रिटायर्ड एम्प्लॉय के अकाउंट में आता रहे। तो डिटेल में समझेंगे अगले स्लाइड पे कि कैसे नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 में लाया गया वो काम करता था। बट थोड़ा और समझिए डिटेल में, 2004 में लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। 2009 से भारत सरकार ने ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये सारे सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया कि हम और आप अगर मान लीजिए भारत सरकार के एम्प्लॉय नहीं है तब भी नेशनल पेंशन स्कीम ले सकते हैं। बट उसमें अंतर ये रहेगा कि हम अपने सैलरी का एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट करवा करके नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट में जमा करते रहेंगे। बट अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो भारत सरकार जो 14% कॉन्ट्रीब्यूट करती है पेंशन फंड में वो नहीं करेगी। तो द कॉन्ट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी देयर फॉर एनी प्राइवेट सिटीजन्स। बाकी वो नेशनल पेंशन स्कीम हम और आप प्राइवेट सिटीजन होकर के भी ले सकते हैं, हु आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। साथ ही साथ सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी धीरे धीरे नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांजिशन कर लिया। पहले स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को उनके बेसिक जो और उनका जो सैलरी हुआ करता था लास्ट विड्रॉन सैलरी उसका 50% देती थी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन धीरे धीरे जब नेशनल पेंशन स्कीम लेकर के आई भारत सरकार तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ट्रांजिशन कर लिया टू नेशनल पेंशन स्कीम। एक बार जरा ध्यान से फिर से समझते हैं कि कैसे नेशनल पेंशन स्कीम काम करता है। तो एक जो एम्प्लॉय है, मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो इसका अपना एक एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड बनेगा जो मेंटेन करेगा पेंशन फंड का रेगुलेटरी, जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस अकाउंट में ये एम्प्लॉय अपने बेसिक पे का 10% हर महीने कंट्रीब्यूट करेगा, और भारत सरकार की तरफ से इसके बेसिक पे का 14% इसके अकाउंट में आता रहेगा।
और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो रेगुलेटर है पेंशन सेक्टर का, इस फंड को अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करेगी, शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट जिसको आप कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती रहेगी, जहां से रिटर्न मिलता रहेगा, और वो जो रिटर्न है वो फिर इस अकाउंट में जमा होता रहेगा और फिर उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जब तक ये एम्प्लॉय सर्विस कर रहा है तब तक इसका पेंशन फंड में पैसा जमा होता रहेगा, इन्वेस्ट होगा, रिटर्न आता रहेगा। और जब ये एम्प्लॉय रिटायर होगा एट द एज ऑफ 60, तो इसको वो जो ओवरऑल फंड में पैसा है उसका लगभग 60% अमाउंट एक बार में लमसम में दे दिया जाएगा, और 40% को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि उसको मंथली पेंशन आता रहे। तो वही इस इमेज में भी दिया गया है कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर्स 60% अमाउंट विल बी गिवन इन लमसम एट, इसको कहा जाता है सुपर एनुएशन फंड, रिटायरमेंट के टाइम में जो एक बार में मोटा मोटा पैसा मिलता है, लमसम मनी, और 40% जो है वो एन्यूटी ऐसे मंथली पेंशन के फॉर्म में आता रहेगा। ये सिस्टम रखा गया अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। बट नेशनल पेंशन स्कीम में दो बातें आपको अब समझ आ गई होंगी कि पूरा पूरा बर्डन भारत सरकार के ऊपर नहीं है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा पूरा पेमेंट कहाँ से आ रहा था, भारत सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स के केस में स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को करना है अपने बेसिक पे से, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी अपनी बेसिक अपने तरफ से। तो पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन पेंशन का सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। तो ये एक पहला कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन बना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक बड़ा अट्रैक्शन होता है पेंशन, कि सरकार हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमको पेंशन देगी, मरने के बाद हमारे जो नियर डियर वंस हैं उनको पेंशन देगी। ये बड़ा अट्रैक्शन था, वो अपने तरफ से देगी। लेकिन अब क्या लगता है कि ये पेंशन का पैसा तो हमारा ही पैसा है, हमने कंट्रीब्यूट कर करके ये पेंशन फंड में पैसा जमा किया है। तो पहला जो कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन बना नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत, वो बना कि इसमें पैसा हमारा लग रहा है। और दूसरा कि ये जो पैसा जमा हो रहा है अलग अलग फंड में, वहां से जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न वैरी कर सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सबको कंबाइंड तरीके से बनाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तो एक तरीका है म्यूचुअल फंड। ओवरऑल स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जीसेक में कितना रिटर्न मिलेगा उसकी गारंटी तो है नहीं। द रिटर्न कैन बी वेरी हाई और इट कैन बी वेरी लो ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मार्केट परफॉर्म्स। तो कितना पेंशन फंड में पैसा आएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लमसम के तौर पे या एन्यूटी के तौर पे, नाउ दैट वाज नॉट फिक्स्ड अंडर एनपीएस। एंड फॉर दैट रीजन ओनली, जब से एनपीएस आया है तब से कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसको क्रिटिसाइज करते रहे। पहले तो भारत सरकार लेकर के आई, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने स्टेट में लेकर के आ गए अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुआ। जैसे हर कुछ दिनों पे आप देखते होंगे असम के अंदर भी एपीडीसीएल के एम्प्लॉयज एनपीएस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। ऐसा हर एक स्टेट में ही लगभग हो रहा है, वेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ द एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। क्या मैंने अंतर बताया? बेनिफिट क्या था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का? गारंटेड अमाउंट आता था कि 50% ऑफ द लास्ट विड्रॉन सैलरी हमको मिलेगा ही मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। उसके अलावा ओपीएस में द पेमेंट वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एनपीएस में कुछ पेमेंट एम्प्लॉयज को करना है। बट एनपीएस का कुछ एडवांटेज भी था जिस कारण से सरकार उसको लेकर के आई थी। सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं। तो अराउंड 4% ऑफ द यूनियन बजट वुड गो टुवर्ड्स पेंशनरी बेनिफिट्स, उसको रिड्यूस किया जा सकता था विथ नेशनल पेंशन स्कीम। और अगर वो खर्च अगर कम हो जाए, पेंशन के खर्चे अगर सरकार के कम हो जाए, तो सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है फॉर अदर वेलफेयर स्कीम्स या फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन बजट डिस्कशन क्लास इन द क्लासरूम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बेसिक इकोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया है, पेंशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट टू अबाउट 4% ऑफ द यूनियन बजट गोइंग ऑन दिस एस्पेक्ट। और पेंशन के बदले में सरकार को तो कुछ मिल भी नहीं रहा, कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा, राइट, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इस कारण से हाई फिस्कल बर्डन रिड्यूस होता था विथ हेल्प ऑफ एनपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार के ऊपर ह्यूज फिस्कल बर्डन बनाता था। उसके अलावा अगर ध्यान से देखा जाए तो एनपीएस में एम्प्लॉयज के पास हाइयर रिटर्न मिलने की भी पॉसिबिलिटी, अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा तो लॉन्ग रन में वो पैसा ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता है। बट एम्प्लॉयज इन जनरल वे आर नॉट हैप्पी, उनको चाहिए फिक्स चीज़ें। सरकारी नौकरी इंसान करता ही इसी मकसद से है कि हमको एकदम गारंटेड फिक्स चीज़ें दो, जो अब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, और सरकार की तरफ से हमको पेंशन मिलता रहे लाइफ टाइम। तो प्रोटेस्ट चलता रहा चलता रहा।
कई सारे जगहों पे। और कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार जो इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शन, जिसमें जो रूलिंग पार्टी है उसके सीटें एक्सपेक्टेड संख्या से कम आई। ऐसे स्लोगन चल रहा था 400 पार, लेकिन उससे काफी कम आई एक्सपेक्टेशन से। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये एनपीएस भी रहा है। तो पॉलिटिकल कॉस्ट ऑल्सो वाज देयर फॉर द रूलिंग पार्टी, बट वो एग्जाम में लिखने वाली बात नहीं है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड। तो ये सब कारणों से शायद से नाउ एनपीएस हैज बीन चेंज्ड इनटू अ न्यू काइंड ऑफ पेंशन स्कीम, जिसका नाम रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इट विल रिप्लेस नेशनल पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस के अंदर क्या होगा कि देयर विल बी अश्योर्ड पेंशन फॉर द एम्प्लॉयज। इस तरीके से अभी भी होगा ऐसा ही कंट्रीब्यूशन, सिस्टम ऐसा ही रहेगा कि एम्प्लॉय अपना बेसिक पे का 10% कंट्रीब्यूट करेगा पेंशन फंड में। सरकार जो है वो अब 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी इन द पेंशन फंड, और इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे इन्वेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने अपने तरफ से अब प्रॉमिस कर दिया अंडर यूपीएस कि हम आपको आपके लास्ट विड्रॉन सैलरी का 50% तो जरूर देंगे इन टर्म्स ऑफ पेंशन। हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, मिनिमम 18.5% कंट्रीब्यूट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा भी कर देंगे। टाइम टू टाइम ये जो कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से होगा उसको हम बढ़ा भी देंगे। बट अंडर यूपीएस द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट विल बी इन सच ए मैनर दैट देयर विल बी एन एश्योर्ड पेंशन ऑफ 50%। तो जो पुराना ओपीएस में 50% मिनिमम पेंशन आपके लास्ट विड्रॉन सैलरी का आपको मिलने वाला था, वो अब इस यूपीएस के अंदर भी मिलेगा। तो वो जो गारंटेड अमाउंट वाला मामला था वो अब यूपीएस में वापस से रीस्टोर कर दिया गया है। उसके अलावा आफ्टर डेथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके डेथ के बाद उसकी फैमिली को 60% ऑफ द पेंशन मिलता रहेगा। यानी कि अगर पेंशन है 50,000 रुपए तो आफ्टर डेथ फैमिली को 30,000 पेंशन मिलता रहेगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने 10 साल का सर्विस कर दिया है सरकार के साथ तो उसको मिनिमम 10,000 पर मंथ का पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। एक तीसरा प्रोविजन, उसके अलावा पेंशन जो फंड है या पेंशन अमाउंट जो है उसको टाइम टू टाइम इंक्रीज किया जाएगा इन लाइन विथ सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। तो क्लास में अगेन हमने डिस्कस किया है कि सीपीआई अलग अलग तरीके का होता है, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जिस तरीके से बढ़ेगा उस तरीके से पेंशन जो कंट्रीब्यूशन होगा उस अमाउंट को बढ़ाया जाएगा। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑफ पेंशन विल बी डन। और जो लमसम पेमेंट है एट सुपर एनुएशन वो भी रहेगा। तो ये जो 60% लमसम था एनपीएस में ये भी रहेगा, और 50% ऑफ द बेसिक मिनिमम सैलरी इज नाउ गारंटेड, उससे ज्यादा भी हो सकता है। नाउ ये जो यूपीएस है दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव ज्वाइंड गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 1 जनवरी 2004। यानी कि अब एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन रहेगा कि वो एनपीएस में रहें या यूपीएस में रहें, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से ज्वाइन किया। तो ज्यादातर ऑफ कोर्स यूपीएस में शिफ्ट कर जाएंगे शायद से, क्योंकि यूपीएस को लेकर के एनपीएस को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म। हाँ, लेकिन हाँ एक कंसर्न जरूर होगा यूपीएस से, सरकार के वापस से जो फिस्कल बर्डन है वो बढ़ जाएंगे। कुछ और डिटेल देख लेते हैं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित जो प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो यूपीएस स्कीम लाया गया है दैट हैज बीन ब्रॉट इन लाइन विद रिकमेंडेशंस गिवन बाय अ कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एस सोमनाथन। तो पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, यूपीएस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% हो जाएगा। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, लेकिन सरकार के कंट्रीब्यूशंस बढ़ाए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर बेसिक मिनिमम रिटर्न दैट इज 50% ऑफ द लास्ट विड्रॉन सैलरी। ऑल एम्प्लॉयज हु हैव ज्वाइंट सर्विस सिंस 2004 नाउ हैव देयर ऑप्शन। जो अभी रिटायर भी हो गए हैं या अभी जॉब भी कर रहे हैं, दोनों के लिए अब ऑप्शन है कि वो एनपीएस से स्विच कर सकते हैं टू यूपीएस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एनवायरमेंटल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लिथियम एक्सट्रैक्शन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस सीएस पेपर 3 इकोनॉमी एज वेल एज एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए लिथियम का क्या महत्व है, इससे रिलेटेड तो एक आर्टिकल हमने इसी महीने 1 अगस्त को डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लिथियम की मदद से रिचार्जेबल बैटरीज बनाई जा सकती हैं।
और वो रिचार्जेबल बैटरीज आज के मॉडर्न गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। लिथियम की अगर बात की जाए तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर वेरी रिच इन लिथियम, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। तो इनको इन एबीसी कंट्रीज को कहा जाता है द लिथियम ट्रायंगल। उसके अलावा चाइना इज ऑल्सो वेरी रिच इन लिथियम। लिथियम को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, खासकर इन कंट्रीज में, एबीसी कंट्रीज में, लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में, इट इज नोन एज ब्राइन इवापोरेशन प्रोसेस। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ब्राइन इवापोरेशन प्रोसेस। ब्राइन होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, ऐसा वाटर या लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें खूब सारा सॉल्ट कंटेंट हो। तो ब्राइन इवापोरेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए, जो इन्वायरमेंट को काफी सारा डैमेज कर सकता है। तो समझते हैं ये ब्राइन इवापोरेशन प्रोसेस को। देखिए, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, खासकर चिली की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पे वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अटकामा डेजर्ट पाया जाता है। डेजर्ट का मतलब क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो इन द सॉइल, उसी को कहा जाता है डेजर्ट। तो मॉइस्चर कंटेंट लो है, इसका मतलब इवापोरेशन वैसे ही ज़्यादा होता रहता होगा, राइट। और मॉइस्चर बहुत कम है सॉइल के अंदर। तो इन जगहों पे बिकॉज ऑफ हाई इवापोरेशन एंड लेस मॉइस्चर इन द सॉइल, द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई इन द सॉइल। और नॉर्मली जहाँ पे बारिश होती है ना, खूब सारी बारिश होती रहती है, तो वो बारिश का पानी जब नीचे परकोलेट होता है, ग्राउंड वाटर में जाकर के मिलता है, तो अपने साथ साथ सॉल्ट को भी नीचे लेकर के जाता है और ग्राउंड वाटर से मिला देता है। बट जहाँ पे बारिश कम होती है डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो सब सॉइल जो बीनीथ द सब सरफेस रीजन है लैंड का, वहाँ का जो मिनरल है खासकर सॉल्ट, वो इवेपोरेशन के दौरान, वो पानी तो सरफेस पे आता ही है, साथ ही साथ वो सॉल्ट को भी सरफेस पे ले आता है, जिस कारण से सॉल्ट कंटेंट सॉइल के अंदर बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सॉल्ट कंटेंट इज क्वाइट हाई इन दिस अपलैंड रीजन्स ऑफ चिली। यहाँ पे अटकामा डेजर्ट है, एंडीज माउंटेन भी है। एंडीज माउंटेन के दूसरे साइड में देखा जाए तो बड़े बड़े प्लेटूज हैं, हाई अपलैंड प्लेन एरिया जिसको कहा जाता है प्लेटूज। तो बड़े बड़े प्लेटूज विच आर हाईली सलाइन, उनको कहा गया है इन रीजन्स के सलार। तो सलार्स आर हाई ऑल्टीट्यूड सॉल्ट फ्लैट लैंड। तो चिली के अंदर कई सारे सलार हैं, बोलीविया के अंदर सलार हैं। तो सलार मतलब हाई एल्टीट्यूड सॉल्ट फ्लैट लैंड्स। तो चिली का सलार जो है, जैसे सलार दे अटकामा, वहां पे बहुत सारा लिथियम मिलता है। तो चिली यहाँ पे है एंडीज माउंटेन, साथ ही साथ इस साइड में हो गए प्लेटूस। प्लेटूस में क्योंकि इवापोरेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लेटूस के जो सॉइल है वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई है। और अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट कंटेंट, यहाँ पे लिथियम भी बहुत सारा मिलता है। तो यहाँ पे है सलार दे अटकामा विच इज़ हाईली रिच इन लिथियम। अब लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ब्राइन एवापोरेशन प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है कि ड्रिलिंग करके, सरफेस से ड्रिलिंग करके, बीनीथ द सरफेस से हम लोग ब्राइन वाटर यानी कि सलाइन वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस सलाइन वाटर में सॉल्ट कंटेंट तो खूब ज़्यादा होता ही है, साथ ही साथ लिथियम भी मौजूद होता है इन लिथियम कार्बोनेट फॉर्म। यही नेचुरली लिथियम इस फॉर्म में ज़्यादातर मिलता है। उस सलाइन वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर उसको नियर बाई पॉन्ड में, मैन मेड पॉन्ड में डाला जाता है, जिसका सरफेस एरिया खूब ज़्यादा होता है बट डेप्थ कम होता है। ऐसा पॉन्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पे फिर इवापोरेशन कराया जा सके। तो मतलब जब बहुत सुपरफिशियल यानी कि लोअर डेप्थ वाले पॉन्ड में, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसमें इस ब्राइन वाटर को डाला जाता है, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड ब्राइन वाटर को, तो खूब सारा इवापोरेशन होता है। और इवापोरेशन के कारण पानी और जो वैसे ही कम था वो और सेपरेट हो जाता है, एंड इट लीव्स बिहाइंड द सॉल्ट एज वेल एज लिथियम कार्बोनेट। और फिर कुछ केमिकल रीजेंट्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को मिला करके लिथियम कार्बोनेट को सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम सॉल्ट। और फिर वो जो लिथियम कार्बोनेट है उसको फर्दर प्यूरिफाई करके लिथियम बनाया जाता है। लिथियम इतना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे इंडस्ट्रीज के लिए कि इस कारण से इसको कभी कभार व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। अब
ये मेथड जो है इसको कहा जाता है ब्राइन इवापोरेशन प्रोसेस। कुछ नहीं किया हमने, अंडरग्राउंड रीजन से हमने क्या निकाला, पहले लिथियम ब्राइन निकाला, लिथियम कार्बोनेट भी है उसमें प्लस सॉल्ट वाटर भी है, उसको सुपरफिशियल पॉन्ड में डाला, वहां पे इवापोरेशन करा करके बच गया सिर्फ सॉल्ट एंड लिथियम कार्बोनेट, और लिथियम कार्बोनेट के साथ हमने सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया। तो उससे क्या हुआ, लिथियम कार्बोनेट बाकी सॉल्ट से सेपरेट हो गया, और फिर उस लिथियम कार्बोनेट को हमने प्यूरिफाई करके कार्बोनेट को सेपरेट कर लिया और इस तरीके से लिथियम बना लिया। तो ये मेथड जो है काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ लिथियम में हेल्पफुल होता है। बट एक चैलेंज इसमें यह है कि इसमें काफी सारा टाइम लगता है, 6-7 महीने तक इवापोरेशन प्रोसेस चलता रहता है। उससे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। आप सोचिए, जब इतना सारा सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन दिस ब्राइन इवापोरेशन प्रोसेस ऑफ लिथियम प्रोडक्शन, तो सॉल्ट को आसपास के किसी लैंड में डंप किया जाएगा। वो जहां पे भी उसको डंप किया जाता है उस पूरे लैंड को सलाइन बना देता है, और हाईली सलाइन लैंड बिकम्स इनफर्टाइल। तो ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम एक्सट्रैक्शन, स्पेशली द मेथड ब्राइन इवापोरेशन प्रोसेस। और बहुत सारा अंडरग्राउंड जो ब्राइन वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है इन चिली रीजन, उस कारण से धीरे धीरे जमीन धस भी रही है। सब्सिडेंस ऑफ सॉल्ट फ्लैट लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं ना सलार, वो सलार धस रहा है, सब्सिडेंस। वही रिसेंटली इट वाज विटनेस्ड इन चिली। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है कि न्यू स्टडी रिवील्ड दैट चिलीज एट कामा सॉल्ट फ्लैट इज सिंकिंग एट अ रेट ऑफ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर। तो लिथियम एक्सट्रैक्शन मेथड हमने देखा, खासकर इन द रीजन चिली विच इज वन ऑफ द हाई लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, और ब्राइन इवापोरेशन देखा, उसके इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखे, और साथ ही साथ उसके कुछ बेनिफिट्स भी देखे हमने। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रेड सैंडर्स स्मगलिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव। रेड सैंडर्स एक तरीके की लकड़ी होती है, टिम्बर, जो मिलती है सदर्न ईस्टर्न घाट रीजन में। पूरे ईस्टर्न घाट्स में मिलती है थोड़ी बहुत ये रेड सैंडर्स लकड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा ये पाई जाती है इन शेषाचलम हिल्स। देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे शेषाचलम हिल्स भी हैं जो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, और वहां पे रेड सैंडर्स की लकड़ियां खूब सारी मिलती हैं। रेड सैंडर जो है बहुत डेंस लकड़ियां हैं, और उसके अलावा उनका रेड कलर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो डेंस है, ड्यूरेबल है, प्लस कलर एंड क्वालिटी वाइज भी काफी रिच है। इस कारण से इनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। इनसे फर्नीचर वगैरह बनाया जा सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जा सकता है, घर में इंटीरियर कार्विंग्स वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है, प्लस इनका मेडिसिनल यूजेस भी है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। एंड बिकॉज ऑफ देयर डीप कलर दे आर यूज्ड इन डाई एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो फॉर डाइंग फैब्रिक्स। तो ये जो रेड सैंडर्स हैं, इनको लेकर के कंसर्न देखने को मिल रहा है लगभग 7-8 सालों से कि इनका इंटरनेशनल मार्केट में खूब सारा डिमांड आ रहा है, खासकर चाइना और जापान जैसे इंटरनेशनल मार्केट में। और इस कारण से रेड सैंडर्स की स्मगलिंग इन द शेषाचलम हिल्स बढ़ती जा रही है। रेड सैंडर्स की अगर बात की जाए तो साइट्स में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। मतलब इसका ट्रेड परमिटेड है बट ओनली इन ए रेस्ट्रिक्टेड मैनर। IUCN में इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज की तरह कैटेगराइज किया गया है। प्रॉब्लम क्या है हाल फिलहाल में जो देखा जा रहा है कि रेड सैंडर्स की स्मगलिंग आंध्र प्रदेश रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है टू इंटरनेशनल मार्केट। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस, एक पूरा नेक्सस सा नेटवर्क सा डेवलप हो गया है लोकल क्रिमिनल्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस के बीच में, क्योंकि रेड सैंडर्स को स्मगल करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि इसका बहुत सारा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस, एक बड़ा कारण है लोकल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज घट रही हैं, गरीबी बढ़ रही है, तो यूथ करेगा क्या? तो यूथ जो है फिर वो स्मगलिंग और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इंगेज हो रहा है। इस तरीके से ये क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, चूंकि एक नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो गया है कि गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर ऑल्सो फेलिंग टू कैच सच क्रिमिनल्स। और एक कारण जो बताया गया इस आर्टिकल में, आप देखिए, द पुष्पा इंपैक्ट, वो बताया गया इस आर्टिकल में। इसको लिखना है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल कहता है, द हिंदू का आर्टिकल है,
ये जो डायलॉग था इस मूवी का पुष्पा में, झुकेगा नहीं, इसने यूथ को ऐसे आप कह सकते हैं चार्ज्ड अप कर दिया कि धीरे धीरे यूथ जो है वो इस पूरे मूवी में रेड सैंडर्स की स्मगलिंग को ग्लोरीफाइड तरीके से देखने लगे। पुष्पा इस मूवी में करता क्या है, असल में पुष्पा स्मगलर है, रेड सैंडर्स की स्मगलिंग करता है, और उसका ये जो डायलॉग है झुकेगा नहीं, उसने यूथ के साथ इतना रेजोनेट किया कि धीरे धीरे यूथ ने उनके उसकी एक्टिविटीज को, रेड सैंडर्स स्मगलिंग की एक्टिविटी को भी ग्लोरीफाइड तरीके से देखना शुरू कर दिया। तो दिस इज व्हाट ऑफिशियल्स बिलीव कि मूवी के बाद से पैंडेमिक के टाइम में आया तो उस टाइम में बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, प्लस मूवी भी आ गए, इसने क्या किया, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मूवी ने ग्लोरीफाई कर दिया रेड सैंडर्स की स्मगलिंग को बिकॉज पुष्पा वाज डूइंग इट, और काफी पॉपुलर सा डायलॉग दे दिया उसने, झुकेगा नहीं। अब यूथ जो है वो काफी चार्ज्ड अप होकर के रेड सैंडर्स की स्मगलिंग कर रहा है। तो एथिक्स पेपर में आंसर लिखते वक्त इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है कि कैसे मूवी समटाइम इम्पैक्ट सोसाइटी, मूवीज में हम क्या दिखाते हैं उसका समाज पे क्या असर पड़ सकता है, वो पुष्पा मूवी का ये इवेंट एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया जा सकता है कि रेड सैंडर्स की स्मगलिंग तक बढ़ गई है, और ऐसा एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स का मानना है कि पोस्ट पैंडेमिक एंड विद कमिंग अप ऑफ पुष्पा मूवी स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडर्स इज ऑन द राइज। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2016 में ये प्रश्न पूछा था रेड सैंडर्स पे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट विज्ञान धारा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमारे देश के अंदर प्रमोट करने के लिए। पहला है विज्ञान धारा इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी इनिशिएटिव्स रन कर रहा है साइंस को प्रमोट करने के लिए, उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा ताकि उन सारे इनिशिएटिव्स के बीच में एक कन्वर्जेंस डेवलप किया जाए, सिंक डेवलप किया जाए, और उनको ओवरऑल मैनेज करेगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हाल फिलहाल में भारत सरकार ने बनाया है इन ऑर्डर टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है बायोटेक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि अगले 2 साल में हम कम से कम 4000 नए बायोटेक रिलेटेड स्टार्टअप्स को स्टैब्लिश कराएंगे। बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, ऐसा सरकार का मानना है। अभी उसका जो ओवरऑल मार्केट है उसका साइज लगभग $150 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा बाय 2025, विच इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2030। तो इसी कारण से बायोटेक सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बायोटेक सेक्टर फोकस इनिशिएटिव लाया जा रहा है। विज्ञान धारा पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। भीष्म क्यूब डिजास्टर रेस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस है विथ रेस्पेक्ट टू मेडिकल इमरजेंसी, ये हमने सैटरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको दिया था। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सिक्योरिटी सप्लाई एग्रीमेंट से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा गलत है, इट्स नॉट अबाउट न्यूक्लियर कोऑपरेशन, पीएम वानी। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दिया जा रहा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।